हीट ट्रांसफर में यार देखो दो बेसिक मोड है जिसके बारे में डिस्कस करोगे। एक आपका कंडक्शन वाला मोड और दूसरा मोड है जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो है रेडिएशन का मोड। कन्वेक्शन भी है बट कन्वेक्शन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है हमारे लिए। तो जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंडक्शन एंड रेडिएशन, तो कंडक्शन काफी आसान है, मतलब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके देखा जाए। इसमें ये कहते हैं ना कंडक्शन मोड में कि अगर हमारे को कोई एक मेटल दिया जाए, बिकॉज मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं, तो कोई भी एक मेटल या कंडक्टिंग बॉडी और उसके दोनों एंड पॉइंट्स के अपने अपने कुछ टेम्परेचर हों। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पर टेम्परेचर की वैल्यू T1 डिग्री सेल्सियस है और राइट हैंड साइड पर टेम्परेचर की वैल्यू T2 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर T2 की वैल्यू हम लेस मानते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेचर T1। सो ऑब्वियसली एक तरफ हाई टेम्परेचर और एक तरफ लो टेम्परेचर हो। और स्टार्ट करने के लिए हम कुछ कंडीशंस मान रहे हैं, जैसे कि मेटल की जो थिकनेस है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको कहोगे, वो यूनिफॉर्म है। फर्स्ट केस में आप ये मान के चलेंगे कि इट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा ये भी मान के चल रहे हैं, मतलब सबसे सिंपल केस में, कि जो मेटल है वो लेफ्ट साइड से लेकर के और राइट साइड तक एक ही मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कि होमोजीनियस है। तो मटेरियल भी इसका यूनिफॉर्म कह लीजिए या होमोजीनियस कह लीजिए, जो आगे चल करके हम न्यूमेरिकल्स में चेंज करेंगे इसको। मतलब अगर कॉपर यूज किया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम कॉपर यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक जैसा आयरन होगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है, थिकनेस और एरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जब इसमें से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, फ्रॉम द हायर टेम्परेचर साइड टू द लोअर टेम्परेचर साइड ट्रांसफर ऑफ हीट, तो उसका जो रेट है, मतलब हीट पर सेकंड कितनी ट्रांसफर होगी लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, उसके लिए एक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन दी जाती है ट्रांसफर ऑफ हीट। उसको अगर हम डेल्टा क्यू मान लेते हैं, और ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी सेकंड्स में अगर डेल्टा क्यू अमाउंट हीट का लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर हुआ हो, तो जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, विच इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम कैपिटल एच के सिंबल से डिनोट करेंगे एंड टर्मिनोलॉजी में इसको हीट करंट का नाम देंगे। हीट करंट इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसकी जगह पर हम कह रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द मेटेलिक बॉडी। हीट फ्लोइंग पर सेकंड विल बी कॉल्ड एज हीट करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। कैसे सिमिलरिटी है, जैसे कि अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमारे पास कोई एक वायर है, और सिमिलरिटी से क्या होगा ना, न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा बड़ा फायदा मिलता है। अगर हमारे पास कोई एक वायर है और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, लेफ्ट साइड पर पोटेंशियल V1 और राइट साइड पर पोटेंशियल V2, पोटेंशियल V1 एंड पोटेंशियल V2, और पोटेंशियल V1 की वैल्यू ज्यादा है मान लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल आई विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली सेम एनालॉग पर हीट करंट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस विच इज T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। सिमिलर है, इनफैक्ट जो लॉज वगैरह पढ़ोगे वो भी सिमिलर है, जैसे किरचॉफ रूल, लूप इक्वेशंस जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है, वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। पहले एनालॉग देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का एनालॉग यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट का एनालॉग हीट करंट हो गया,
रेजिस्टेंस दोनों जगह इन्वॉल्व है, बट रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखें तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी रो इनटू जो लेंथ ऑफ अ वायर है डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो एल बाई ए। और रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो है उसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन द कंडक्टिविटी 1 बाई के। सपोज के स्टैंड फॉर द कंडक्टिविटी। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इनटू लेंथ एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ई। सेम एनालॉग यहाँ पर रेजिस्टेंस सिमिलर तरीके से लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। 1 अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा की जगह पर थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका इक्विवेलेंट लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी, बाकी लेंथ अपॉन एरिया यहां पर भी यूज होता है, सेम प्रोसेस लगा दो। यहां तक ठीक आ रहा है आपको बेसिक पॉइंट? अगर ये बेसिक समझ में आ जाएगा ना तो काफी हद तक हमें फॉर्मूला याद करने से बच जाओगे आप, और इसको भी आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। करंट वाले चैप्टर से हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर को रिलेट करना सीखो आप, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मतलब जेरोक्स कॉपी कह सकते हो। बोलो यहाँ तक का पॉइंट। यस सर। एनालॉग ठीक। यस सर। ठीक, अब ये ध्यान रखना तो जो भी कंसेप्ट हमने करंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें कोई नया कंसेप्ट पढ़ना नहीं है। जो कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी तरीके के कंसेप्ट पढ़े सर्किट सॉल्व करने वाले, एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे एनालॉग मान करके। सो एनालॉग में बिल्कुल ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालॉग टू द टेम्परेचर डिफरेंस, रेजिस्टेंस इज एनालॉग टू द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एनालॉग टू थर्मल कंडक्टिविटी, रेस्ट ऑल। एक बात और बता दें आपको, जैसे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बात कहते हैं जो किरचॉफ रूल के हिसाब से कहते हो आप, कि जितना चार्ज किसी वायर की लेफ्ट साइड से एंटर करेगा, अगर वायर के लेफ्ट साइड से कोई अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हुआ डेल्टा क्यू, तो कितना चार्ज राइट वाले साइड से बाहर आएगा। अगर इसके बारे में पूछा जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट को, कि अगर कोई अमाउंट ऑफ चार्ज लेफ्ट साइड से जा रहा है तो कितना चार्ज राइट वाले साइड से बाहर आएगा। क्या कोई चार्ज वायर के बीच में एब्जॉर्ब होता है, या फिर जितना चार्ज एंटर करता है वो पूरा चार्ज दूसरे साइड से बाहर निकल जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो यही कहा जाता है कि यार जो चार्ज वायर के एक एंड पर जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे एंड से बाहर आ जाएगा। और यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं यार, कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हायर टेम्परेचर वाली एंड पे जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ हीट लोअर टेम्परेचर वाली साइड से बाहर भी आनी चाहिए। मतलब कि हीट का कोई भी पोर्शन, मतलब कुछ भी पार्ट मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये मान के चल रहे। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो हमारा कंडक्शन है वो एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब आप निकालोगे, द ओनली मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इज दैट व्हाटएवर अमाउंट ऑफ हीट कम्स इनटू द मटेरियल गोज आउट ऑफ द मटेरियल। जितना आया उतना चला गया, कोई हीट अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। और हमारा पूरा सिलेबस स्टेडी स्टेट के ऊपर ही है। वैसे फिजिक्स में मतलब जब हीट ट्रांसफर स्टार्ट होता है तो बिगिनिंग में जब हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा होता है, तब बिगिनिंग में क्या होता है कि जो हीट हम भेजते हैं उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और बाकी का पार्ट एग्जिट करता है। एग्जिट और एंटर इनिशियल मोमेंट्स पर बराबर नहीं आते, बट कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा होने लगता है कि जितनी हीट गई है उतनी ही हीट वापस आएगी। और हम लोग को 12th लेवल पर वही पढ़ना भी है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स, कि whatever amount of heat will enter, the same amount of heat will exit in every conditions। चाहे मटेरियल यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, ये स्टेटमेंट हमेशा ही वैलिड होना चाहिए। आने वाली हीट बराबर जाने वाली हीट। ध्यान रहेगा इसका आपको, स्टेडी स्टेट का मतलब
Yes, sir. राइट, ठीक है। आने वाली हीट बराबर जाने वाली हीट, इसको दिमाग में बिठा दो तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस मेटल के अंदर कोई 2-3 पॉइंट्स चूज करें, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और हम ये कह दें कि किसी स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर इस वाले पॉइंट से सपोज दैट 5 कैलोरी पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, किसी स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर 5 कैलोरी हीट पर सेकंड जा रही है, तो एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम अगले वाले पॉइंट से कितनी हीट फ्लो कर रही होगी। तो अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पर यहाँ पर सपोज दैट 5 कैलोरी पर सेकंड जा रही है और स्टडी स्टेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाले पॉइंट से भी जो हीट ट्रांसफर होगी वो 5 कैलोरी पर सेकंड ही होगी। मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो मटेरियल के अंदर लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि किसी जगह पर कुछ और है, किसी और जगह पे कुछ और है, सब जगह पर सेम रेट से हीट ट्रांसफर होगी एट दैट स्टेट ऑफ स्टडी स्टेट। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग टाइम पर यहाँ पर वैल्यू बदलती रहे, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर 5 कैलोरी पर सेकंड, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पर आगे भी 5 कैलोरी पर सेकंड। बट टाइम बदलने के साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अब 6 कैलोरी पर सेकंड चलता है, टाइम बदल गया, यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो बदल गया, तो यहाँ पर भी फिर 6 कैलोरी पर सेकंड हो जाना चाहिए। मतलब स्टडी स्टेट का ये मतलब नहीं हुआ कि रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ हीट फ्लो टाइम के साथ बदल सकता है, टाइम के साथ रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा भी हो सकती है, रेट ऑफ हीट फ्लो कम भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो सब जगह एक जैसा होगा। मतलब पोजीशन का फंक्शन नहीं हो सकता, टाइम का फंक्शन हो सकता है ये। स्टेटमेंट क्लियर है यार? जो आपको बोला जा रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस कैन नॉट बी डिफरेंट, बट एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम इट कैन बी डिफरेंट। स्टेटमेंट क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? सभी लोग बता दें अगर स्टेटमेंट आप समझ पाए इस चीज को। Yes, sir. क्लियर कर दो बच्चा, क्योंकि ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, बिकॉज इसी को लेकर के स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है। अगर ये चीज क्लियर है तो आपको चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं आएगी। Yes, sir. ठीक, ओके, चलिए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको ग्रेजुअली। तीन बहुत ही बेसिक केस देखो। सबसे सिंपल केस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मोस्ट सिंपलेस्ट केस जो आता है वो यही है। सिंपलेस्ट केस में हमारे पास एक तो वायर हो गया सिंपल, यूनिफॉर्म वायर बिटवीन द टू टेम्परेचर्स T1 T2, T2 लेस देन T1, लेंथ गिवन है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। और सबसे सिंपल केस में पूछते हैं कि हाउ मेनी कैलोरीज और जूल्स पर सेकंड विल फ्लो, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डेल्टा एच जिसको बोलते हैं कितना होगा। तो अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, एच मतलब अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस विच इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी टाइम्स लेंथ बाई एरिया। सबसे सिंपल केस तो ये आ गया। अब इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अब ये सब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ करके देखना है। हमने ये एज्यूम किया है कि जो टेम्परेचर T1 है वो कांस्टेंट है, यानी कि मेंटेन करा गया है, टाइम के साथ बदलेगा नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन है यहाँ पर। सिमिलरली टेम्परेचर T2 को भी मेंटेन किया गया है, उसको आप रिजर्वायर्स मान सकते हो कि रिजर्वायर्स के अंदर टेम्परेचर वेरी नहीं करते, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और अब हमसे एक बार ये पूछा जाए, दो तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी कैलोरी पर सेकंड विल बी फ्लोइंग, सीधा सीधा आंसर है। दूसरा पॉइंट ये पूछते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज यहाँ से x डिस्टेंस आगे गए तो व्हाट विल बी टेम्परेचर एट दिस पॉइंट। अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो किसी जनरलाइज पॉइंट पर कितना टेम्परेचर बन रहा होगा, टेम्परेचर एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट।
तो इसको भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट लेफ्ट वाला एंड x इक्वल टू 0 है और राइट वाला एंड हमारा x इक्वल टू कैपिटल L है, मान लेते हैं। और हमें निकालना ये है कि इससे कुछ गिवन डिस्टेंस पर क्या टेम्परेचर होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, अगर हम टेम्परेचर T1 से लेकर के और टेम्परेचर T के बीच में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालें बिटवीन T1 एंड T, बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखा जाएगा T1 माइनस T डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आएगा, जो कि 1 अपॉन कंडक्टिविटी यहां से यहां तक की लेंथ अपॉन एरिया। और अगर हम टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाले, मतलब T1 से T2 के बीच में, तो वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है T1 माइनस T2 अपॉन 1/k टाइम्स L/A। और ये दोनों बराबर होंगे। इसी के ऊपर मैं बार बार कहता हूँ कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहे आप पूरे वायर का निकालो, चाहे वायर के एक सेगमेंट का निकालो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सबके लिए एक जैसा होता है। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और इनको इक्वेट करके हम टेम्परेचर T का फंक्शन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर T और x के बीच में क्या रिलेशन चल रहा होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब, तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लेंथ और इनटू x। कैलकुलेशन जरूर करना, आप वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये टेम्परेचर का रिलेशन है, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो पोजीशन के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर फंक्शन। और इस हिसाब से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा टेम्परेचर और x के बीच में, वो भी क्लियर है। टेम्परेचर और x के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्परेचर T1, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप की ग्राफ है, एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, वो आप मैथमेटिक्स से देखोगे तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज माइनस टाइम्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, यानी कि T2 माइनस T1 बाई L स्लोप। और जब x इक्वल टू L दिखाएंगे, x इक्वल टू L, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू T2। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? नो सर। सिंपल क्या नहीं, आसान, ठीक है। ओके, इसमें याद नहीं करना, मैं फिर बोलूंगा, समझना ही है, याद ना करिएगा। इसको याद करने का टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ये स्टेटमेंट बस अपने माइंड में बिठा लीजिए कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर एनी लेंथ ऑफ वायर, फॉर एनी लेंथ ऑफ वायर, कंप्लीट लेंथ और एनी सेगमेंट, सेम वैल्यू आनी चाहिए। बट ये जो सबसे सिंपलेस्ट केस है, ये इसलिए सिंपल था कि इसके अंदर कुछ वेरिएशंस नहीं हो रही, मतलब नथिंग वाज वेरिएबल, टेम्परेचर्स वर कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाज कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी वाज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट था। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने आराम से इसको डिराइव कर लिया। आगे चलते हैं और केसेस इसके थोड़ा सा मूव करते हैं। देखो, इसी के सिंपल केस में ही ये भी चलते हैं। इस सिंपल केस में आप इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी देखते हो, दो वायर्स का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां देख लेते हैं एक बार जरा कि अगर दो मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स सीरीज में ऐड किया है जिनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज बराबर हो, थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 हो, लेंथ उनकी L1 L2 हो, और यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, जिसमें T2 लेस देन T1। और ये फिर से मान के चलेंगे, अभी जो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें ये मान के चल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट्स है, तो वेरिएबल टेम्परेचर नहीं है हमारे लिए। धीरे धीरे हम इनको वेरिएबल्स भी बनाएंगे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि जो जंक्शन पॉइंट आएगा यहाँ पर, जहां पर दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं आपसे, व्हाट विल बी टेम्परेचर एट दिस जंक्शन पॉइंट। और दूसरा पूछते हैं कि कितनी हीट पर सेकंड फ्लो हो रही होगी। तो दोनों का आंसर देखिएगा। फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसका मतलब होता है करंट, और करंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस।
तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर T1 टेम्परेचर, यहाँ पर T2 टेम्परेचर, तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। दो वायर्स सीरीज में है, टू वायर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस का फंडामेंटल फॉर्मूला माइंड में रखना है। रेजिस्टेंस फंडामेंटली होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी टाइम्स L अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी K1 टाइम्स उसकी लेंथ L1 अपॉन एरिया A1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर 1 अपॉन K2 टाइम्स लेंथ L2 डिवाइडेड बाय एरिया A2। बट एरिया दोनों का सेम रखा हुआ है हमने, दोनों के एरियाज बराबर है। सो बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए आराम से किया जा सकता है करंट वाले कंसेप्ट लगा करके। एंड सेकेंडली, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी आपके पास आसान तरीका है, हीट फ्लो इक्वेट करके। हाँ, हीट फ्लो, कुछ नहीं मतलब, कोई फॉर्मूला याद ना करना, फिर बोलो कोई मतलब नहीं है याद करने का, कोई फायदा नहीं होता। इसको निकालने के लिए हम पहले T1 से लेकर के और कैपिटल T के बीच में रेट निकालते हैं, T1 से कैपिटल T। तो इसको लिखेंगे T1 माइनस कैपिटल T और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यहां से लेकर के यहां तक के पॉइंट में कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस हो गया 1 अपॉन K1 टाइम्स L1 अपॉन कैपिटल A। और फिर T से लेकर के T2 तक की बात कर लीजिए, तो T माइनस T2 डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस 1 अपॉन K2 इंटू लेंथ L2 और डिवाइडेड बाय A। इनको इक्वेट करके एग्जाम में ऑन द स्पॉट कैपिटल T को कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा। बोले बच्चे लोग, कुछ बढ़ जाए आगे यस आप सर। लोग, राइट। कोई कंफ्यूजन किसी को हो रहा हो तो बता देना, अदरवाइज हम ये अजीब कर रहे हैं कि समझ आ रहा होगा तो निकल। अब इसके लिए मेमोरी की जरूरत नहीं है भाई, याद करने का कोई मतलब नहीं है, करंट का सीधा सा फॉर्मूला लगाइए और एग्जाम्स में वहीं पर क्वेश्चन करते चले जाओ। उसके बाद इसी में एक और पूछते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला केस की, अगर हमारे पास एक मटेरियल और उसके पैरेलल में एक और मटेरियल, दो पैरेलल वायर्स हो बिटवीन टेम्परेचर्स T2 एंड T1, तो इसका भी बड़ा सीधा सा रूल है यार। सर यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, बिल्कुल सही। तो पहले वाले वायर में और दूसरे वाले वायर में, फर्स्ट वायर में कुछ करंट फ्लो करेगा उसको H1 कह देंगे, दूसरे वायर में कुछ करंट जाएगी उसको H2 कह दीजिए। H से एक बात ध्यान है, H हीट को H मतलब हीट नहीं है, H का मतलब है हीट फ्लोइंग पर सेकंड, H2 हीट फ्लोइंग पर सेकंड। और क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो यहाँ पर कह देंगे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस का एनालॉग यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। तो H1 विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 अपॉन K1। ऑब्वियसली लेंथ कॉमन होगी दोनों के बीच में, सेम लेंथ होगी, अगर पैरेलल में है तो लेंथ कॉमन होगी, और डिवाइडेड बाय एरिया A1। और सिमिलरली H2 फाइंड करेंगे तो इट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन K2 L अपॉन A2, अलग अलग। और टोटल कितनी हीट फ्लो हो रही है, तो H टोटल यानी कि टोटल हीट फ्लोइंग पर सेकंड इज ऑब्वियसली H1 प्लस H2, इन दोनों को मिला करके। हटा दें इसको। यस सर। ठीक है, ओके। ये थे सिंपलेस्ट केसेस में सीरीज, पैरेलल और सिंगल। अब इसी तरीके के और क्वेश्चन देखो आप, मैं दोनों क्वेश्चन पैरेलल में कराऊंगा। पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिखाते हैं तो दोनों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास 3 वायर से विथ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, सपोज 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 6 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये कहा जाए कि पोटेंशियल्स, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस 20 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट है,
और यहाँ पर पोटेंशियल -10 वोल्ट है। सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भी देखिएगा इसको, ये कहा गया। और फिर पूछा गया कि बताइए इन सभी वायर्स में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, इसमें क्या करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट है, यहाँ पर कितनी करंट है, और इनके जंक्शन पर क्या पोटेंशियल बन रहा होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इन सब में क्या क्या करंट्स फ्लो होंगी, ये सब कुछ पूछा जाए मान लो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो हमारे पास किरचॉफ जंक्शन रूल है। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि लेट जो इनका कॉमन जंक्शन है वहां पर टेम्परेचर, मतलब कि जंक्शन का जो पोटेंशियल है, अगर हम करंट की बात करेंगे तो पोटेंशियल लिखेंगे, लेट जंक्शन पोटेंशियल इज एक्स, कुछ मान लेते हैं उसको। फिर क्या करेंगे, हम इन तीनों वायर्स में कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट मान सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मानना है मान लीजिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 4 ओम के अंदर करंट जो है वो राइट साइड फ्लो हो रही है, I1 करंट। मैं ये मानता हूं कि 5 ओम के अंदर करंट बाहर फ्लो हो रही है, I2। और मैं ये मानता हूं कि इस वाले 6 ओम के अंदर करंट अंदर की तरफ आ रही है, I3। ये मेरा अजम्पशन है। तो मेरे एजम्पशन के हिसाब से और किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से जितना करंट इस जंक्शन पर एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए। तो करंट जो एंटर कर रहा है वो I1 और I3 है। किरचॉफ रूल के हिसाब से I1 प्लस I3 विल बी इक्वल टू दिस I2। फिर ओम्स लॉ के हिसाब से करंट I1 जब निकालना होगा तो इट शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बाय द रेजिस्टेंस। अब क्योंकि करंट I1 राइट साइड फ्लो हो रहा है और करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है, तो इसका मतलब 20 वोल्ट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये कम होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखने की बात आएगी तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। फॉर I1 हाई पोटेंशियल इज 20 and the low potential is the potential at this junction divided by resistance 4 ohm plus I3। I3 का जो फ्लो है, जो एजम्पशन है, उस एजम्पशन के हिसाब से -10 वोल्ट इज द हायर पोटेंशियल। तो -10 पहले लिखेंगे, माइनस जंक्शन का पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस 6 ओम और इक्वल टू I2। यहाँ पर पोटेंशियल x है, x - 5/5 5/5 ये हो गया। अब इससे जो भी x आएगा वो निकाल देंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा यहाँ पर। और एक बार यहाँ पोटेंशियल मिल गया तो मुझे सभी वायर्स के पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएंगे और जब सभी वायर्स के पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएंगे तो सभी वायर्स के करंट ओम्स लॉ से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि अगर हमने करंट के डायरेक्शंस को कुछ और माना होता तो क्या तब भी सेम आंसर आएगा मेरा? जैसे ये जो डायरेक्शन हम मान रहे हैं ये तो अपने मन के हिसाब से मान रहे हैं कि I1 इधर होगा, I3 इधर होगा, I2 इधर होगा। अगर हमने कोई और डायरेक्शंस मान ली होती तो क्या मेरा आंसर डिफर कर जाता? देखते हैं उसको यार। तो एक तो ये किया। अब आप एक काम करते हैं, देखो हम लोग सिर्फ इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, और डबल बेनिफिट आपका इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि करंट भी रिवाइज कर रहे हैं हम साथ में, प्लस हीट ट्रांसफर तो साथ में चल ही रहा है। ये +20 वोल्ट था, यहाँ पर -10 वोल्ट है और यहाँ पर +5। सपोज हमने ये मान लिया कि नहीं भाई करंट ऐसे भी फ्लो हो रहा है। हमने मान लिया कि करंट I1 तो इसी डायरेक्शन में है लेकिन मेरा I3 बाहर है, ये मेरा अपना एजम्पशन है, और I2 बाहर है। तो इस एजम्पशन के हिसाब से किरचॉफ रूल जब लगाएंगे इस एजम्पशन से, तब ये लिखना पड़ेगा कि I1 = I2 + I3, बिकॉज जो करंट जंक्शन पे जा रहा उतना करंट बाहर जाएगा। अब I1 जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 20 माइनस पोटेंशियल एट द जंक्शन जिसको x माना है डिवाइडेड बाय 4। I2 जंक्शन से बाहर जा रहा है तो इट शुड बी x - 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस I3 भी जंक्शन से बाहर जा रहा है तो फिर जंक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल x +10 माइनस × 6
-10 यानी कि x प्लस 10/6। अब आप देखो कि क्या ये दोनों इक्वेशन से अलग है क्या? अगर इस मिडिल टर्म को, इस टर्म को हम राइट साइड पे ट्रांसफर कर दें, ये जो टर्म है आपका -10 - x/6, अगर ये टर्म आप राइट साइड ट्रांसफर कर लो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है सर। सेम ही है दोनों इक्वेशन। जो इक्वेशन यहाँ बनी है वही इक्वेशन ये भी है, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा इस बात पे डिपेंड नहीं करने वाला कि सॉल्व करने के लिए हम करंट कौन सी डायरेक्शन में मानते हैं। किसी भी डायरेक्शन में करंट को एज्यूम करके आप अपनी इक्वेशन बना सकते हो और आंसर प्रॉपरली आएगा, सेम आंसर आएगा। अब सेम कंसेप्ट यहां लगाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इधर की तरफ। करंट्स की जगह पर अगर हमसे कह दिया जाए कि हमारे पास कुछ वायर्स हैं, तो थोड़ा सा एनालॉग देखोगे आप इस तरीके से, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज, लेंथ वगैरह सब दिए जाए। फॉर एग्जांपल ये लेंथ L है, ये लेंथ 2L है, ये लेंथ L है, यहाँ पर कंडक्टिविटी K है, यहाँ कंडक्टिविटी मान लिया K है, और यहाँ पर कंडक्टिविटी 2K है, यहाँ पर एरिया A, यहाँ पर एरिया A, और यहाँ पर एरिया A। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और फिर ये कहा जाए कि भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर मान लिया जाए 40 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का टेम्परेचर सपोज 60 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, यानी कि जंक्शन पे क्या टेम्परेचर होगा। और तो अब ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरीके से ही है। हम किसी तीनों वायर्स में किसी भी डायरेक्शन में हीट का फ्लो मान सकते हैं। लेफ्ट वायर में सपोज हीट का फ्लो टुवर्ड्स जंक्शन है यानी कि H1, और इन दो वायर्स में हीट का फ्लो बाहर की तरफ हम मान लेते हैं H2 और H3। यहां से ये बात समझ में आ गई है कि आप कुछ भी मानोगे फाइनली सेम इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन जब सेम बनती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, और इस हिसाब से मेरी इक्वेशंस बन जाएंगी। अब और क्या इक्वेशंस बनेंगी देखते हैं। H1 should be equals to H2 plus H3। इलेक्ट्रिक करंट उसके जगह पर हीट करंट, और H1 टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T divided by resistance। Resistance is 1 upon conductivity K into length upon area. This is resistance। H2 कैपिटल T से 60 की तरफ जाना है तो T माइनस 60 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी 2K into length upon area plus H3 capital T minus 40 upon 1 upon conductivity K length 2L upon area। now simplify करेंगे तो कैपिटल T की वैल्यू मिल जाएगी, टेम्परेचर एट जंक्शन आ जाएगा यहां से सॉल्व करके। राइट, यस सर। एनालॉग बच्चा बाकी लोग भी करते हैं, तो सब आप जब बोलोगे तो ठीक है। और दिखाते हैं यहाँ पर। सपोज करंट में अगर आपको कहा जाए, करंट वाले चैप्टर में आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं और इसका आंसर देना है। सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस,
क्या इसमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कितना करंट फ्लो होगा, या पॉसिबल है क्या करंट निकालना इसमें? तो आंसर है कि हाँ पॉसिबल है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सर्किट बन रहा है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन, तो 1:2 और 1:2। व्हीटस्टोन की वजह से 5 ओम का कोई काम नहीं है, 5 ओम को रिमूव कर देंगे, और 5 ओम रिमूव करेंगे तो 2 ओम और 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम, तो ये 3 और 6 सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट बन जाएगा 3 और 6 का 9 ओम। फिर 2 और 4 का बन जाएगा 6 ओम। फिर 9 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, 9 और 6 पैरेलल में हो गए, और +2 ये सीरीज में। तो एनीवे मेरा जो फाइनल करंट आएगा वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, और प्लस 6 और 9 का, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 9 का, तो वो 18/5 यानी कि 3.6 आ जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद अगर ये भी पूछा जाए कि अलग अलग ब्रांचेस में क्या करंट जाएगी, मतलब यहाँ पर तो करंट निकाल दिया, उसके बाद अगर कोई पूछे कि यहाँ पर क्या करंट होगा, 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 तो ये सब निकाल सकते हैं सर वो व्हीटस्टोन की सिमेट्री लगा के। सिमेट्री भी लगा सकते हैं। उसके अलावा भी देखिए, इस 5 ओम में करंट तो जा नहीं रहा, और हम लोगों ने कई बार इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है कि अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो उनमें करंट डिवाइड कैसे करनी होती है। दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस में अगर R1 R2 के दो रेजिस्टेंस हो, और अगर हमारा टोटल करंट आई जा रहा हो, तो इंडिविजुअल करंट कैसे निकालते हो कि कितना करंट R1 से जाएगा, कितना R2 से। ये कई बार डिस्कस हो चुका है, और ये कुछ ऐसा आता है, I1 की जो वैल्यू मिलती है वो आती है R2/R1 + R2 इंटू कैपिटल I, और I2 की वैल्यू मिलती है R1/R1 + R2 इंटू कैपिटल I। ये डिस्ट्रीब्यूशन करंट में। तो सेम रूल लगा सकते हो भाई, हमको टोटल करंट मालूम चल गया, तो अब यहाँ पर कितना करंट I1 फ्लो होगा और यहाँ पर कितना करंट I2 फ्लो होगा, ये निकालने के लिए I1, इस एग्जांपल में I1 की वैल्यू 9/6 + 9 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट जो इसमें आ रहा है, टोटल करंट कैपिटल I 10/2 + 3.6। और ऐसे ही I2 निकालने के लिए ऊपर हम 6 रखेंगे, नीचे 6 + 9 रखेंगे, इंटू 10/2 + 3.6 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ठीक है, तो करंट वाला चैप्टर समझ में आता है कि मतलब करंट में ऐसे है। अब ऐसे ही क्या करना है, देखो तो रूल्स बता रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार ये एग्जांपल इससे दे रहा हूँ कि जितने भी रूल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो सारे के सारे रूल्स हीट ट्रांसफर में भी लगाने होते हैं। अब इस एग्जांपल के सिमिलर आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, सॉरी हीट ट्रांसफर में आएगा। ध्यान से देखना, हमारे पास एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, पांचवा वायर, ये सब मेटल्स, ये सारे के सारे मेटालिक वायर्स हैं। और यहाँ पर सॉरी बैटरी नहीं है, बैटरी की जगह आपसे कहा जाए कि भाई इन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या जरूरत नहीं है, ये पॉइंट सी है। तो बताइए कितना टेम्परेचर ए पर होगा, कितना टेम्परेचर बी पॉइंट पर होगा और कितना टेम्परेचर सी पॉइंट पर होगा, ये निकालने को किया गया। इन पॉइंट्स पर क्या क्या टेम्परेचर आएंगे। और ये सब आइडेंटिकल वायर्स है। टोटल नंबर ऑफ वायर्स काउंट करना, 1 यहाँ पर और बाकी 5 वायर्स यहाँ पर, तो दे ऑल 6 आइडेंटिकल वायर्स। सर नेट रेजिस्टेंस R2R आ जाएगा। हाँ, अब इसमें करना क्या होगा, हाँ सही बात है, इसमें इन सब का इलेक्ट्रिकल एनालॉग लेते हैं, अगर इन सब की इलेक्ट्रिकल एनालॉग ले सकते हो।
तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज बन चुका है। सेंटर वाला वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। और ऐसे में लेट कैपिटल आर, ये थर्मल रेजिस्टेंस 1 अपॉन कंडक्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, तो ये सभी आर रेजिस्टेंस होंगे। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। सेंटर वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, जिसका मतलब जानते हो क्या हुआ? नो करंट, यानी कि नो हीट फ्लोज इन वायर बी टू सी, इसमें कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। जिसका मतलब ये भी हुआ कि टेम्परेचर एट बी शुड बी इक्वल टू द टेम्परेचर एट सी पॉइंट, तभी इसमें हीट फ्लो नहीं हो रही होगी। नो करंट मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, नो हीट मतलब जीरो टेम्परेचर डिफरेंस। और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो आर नेट टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा नीचे ड्रेस में, और ये चीज वर्बल की जा सकती है, बता भी चुके हैं कि अगर हम सेंटर वाले को हटा देते हैं तो ऊपर आर और आर 2R सीरीज में, नीचे आर और आर 2R सीरीज में, 2R और 2R पैरेलल में, और प्लस ये आर, मतलब अल्टीमेटली आपका नेट रेजिस्टेंस आएगा 2R। तो जो नेट करंट फ्लो होगी, नेट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 2R। इसके बाद क्या करना होता है? नेट करंट आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का रूल। अब ये ध्यान देते हैं, मिडिल वायर का कोई काम नहीं है, तो मिडिल वायर को हटा देते हैं। अब यहां से जो भी करंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, आप खुद बता दो। नेट करंट निकालने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। यदि यहाँ पर I/2 करंट चला जाएगा, नेट करंट का हाफ इधर चला जाएगा और नेट करंट की हाफ इधर चली जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे? जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद अब आइए फॉर रॉड ए बी, अब हम सेपरेट वर्किंग पे आ रहे हैं। रॉड ए बी अगर हम इसको अलग से देखें तो ए और बी के बीच में हीट फ्लो हो रही है, हीट का फ्लो ए से बी की तरफ, तो इसका मतलब टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब कि आर। ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो इस वायर का करंट और इस वायर की करंट नेट करंट की हाफ, नेट करंट की हाफ करेंगे, हाफ ऑफ दिस नेट करंट, तो वो 25 अपॉन कैपिटल आर, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन यहां बन गई, दूसरी इक्वेशन इसको भी कोई नाम दे देते हैं डी। रॉड बी से लेकर के डी तक, इसमें बी से लेकर के डी तक जा रहे हैं, फ्रॉम बी टू डी, तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस डी पॉइंट का टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट डी, इज 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और ये करंट भी नेट का हाफ है, इसकी हाफ वैल्यू है, मतलब कि 25 अपॉन आर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। मेरे ख्याल से इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली बी पॉइंट का टेम्परेचर मिल रहा है मुझे, आर और आर कैंसिल, बी पॉइंट का टेम्परेचर 25 और बी पॉइंट का टेम्परेचर 25, तो सी पॉइंट का भी 25, और जब बी 25 होगा, टेम्परेचर ऑफ बी इज 25, तो फर्स्ट इक्वेशन से टेम्परेचर ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। बताएं बच्चे। यस सर, यस सर। ओके जी, थैंक यू। तो ये और प्रैक्टिस करने के लिए आप एचसीवी का हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर देखें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो करंट के एनालॉग से करोगे तो बहुत फायदा मिलता है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा।
सपोज ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और बीच में मान लिया जाए 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई बैटरी दी जाए सपोज 24 वोल्ट की। करंट निकालने को दिया जाए तो क्या करेंगे बताओ? तो याद दिलाते हैं, पहले इसमें क्या कहा गया था कि अगर यहां से आई करंट जाएगा और सपोज वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस 2 ओम के अंदर स्मॉल आई हो गया, डायगोनली तो इक्वल होंगे करंट। सिमेट्री, हाँ सिमेट्री लगाई थी कि ये 2 ओम और इधर का 2 ओम सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी सेम करंट आएगी, और बाकी का करंट यानी कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई अगर यहाँ पर आएगा तो सिमेट्री से वही करंट यहाँ भी जाएगी, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई की। फिर इस ब्रांच में करंट निकालना होता था, मिडिल ब्रांच में। उसके लिए हम ऊपर वाला जंक्शन देख लेते हैं कि ऊपर वाले जंक्शन से अगर स्मॉल आई करंट जा रहा है और उस स्मॉल आई में से कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई अगर आगे चला गया है, तो यहाँ पे जो करंट आएगी स्मॉल आई माइनस कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, यानी कि 2 स्मॉल आई माइनस कैपिटल आई। इसके बाद हम लोग लूप इक्वेशन से बनाते थे। एक लूप हम ये लेते थे यहाँ पर लूप नंबर 1, और लूप नंबर 1 की जो इक्वेशन हम लिखते थे यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो कुछ ऐसे लिखते थे, स्मॉल आई इंटू 2, फिर जब नीचे की तरफ आएंगे मतलब 2 ओम के बाद 6 ओम में जब जाएंगे तो प्लस 2 स्मॉल आई माइनस कैपिटल आई इंटू 6, और फिर जब लेफ्ट साइड जाएंगे -4 कैपिटल आई माइनस आई, हाँ माइनस 4 कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और एक और लूप लेते थे, एक लूप हम ये लेते थे जो बैटरी से जाता हो, तो 4 ओम से जाएंगे, 2 ओम में जाएंगे और वापस बैटरी में आ जाएंगे। तो जब 4 ओम से जाएंगे, ये लूप नंबर 2, तो 4 टाइम्स कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आई, और जब वापस आएंगे बैटरी में तो -24 इक्वल टू 0। यहां से हमारे को सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, और इनको हम सॉल्व करके कैपिटल आई स्मॉल आई सब सॉल्व निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक मेथड था, ये एक मेथड था, और एक और मेथड उस समय डिस्कस हुआ था, एक बार उसको भी रिव्यू करते हैं पहले। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड ये था, और एक मेथड और होता है जिसको हम पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। पता नहीं डिस्कस हुआ है, आपको याद है? हुआ है ना। उसमें क्या करते थे, पोटेंशियल मेथड में क्या करते थे कि एक मिनट यार बताते हैं, कुछ नीचे गए हो तो पोटेंशियल मेथड में जितना हमको याद है, देखो हम लोग ये करते थे कि इस साइड पोटेंशियल को 0 मानते थे, किसी एक पॉइंट पर 0 पोटेंशियल मान लेते थे, और 24 वोल्ट की बैटरी होगी तो दूसरे साइड का पोटेंशियल 24 हो जाता है। यहाँ का पोटेंशियल x मान लेते थे, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सिमेट्री का यूज करते थे। 24। अगर डिस्कस ना हुआ हो तो बता देना भाई, तो फिर फालतू में टाइम भी चला जाएगा। और हो गया। तो इसमें क्या कहते थे, यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखते थे हम लोग, आर्गुमेंट ये देते थे कि 24 माइनस, हाँ ये दोनों आइडेंटिकल है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मिलना है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ भी चाहिए, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 24 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 24 माइनस एक्स चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 24 माइनस एक्स होती थी। और उसके बाद क्या करते थे, किसी भी एक जंक्शन को लेते थे, करंट इक्वेशन बनाते हैं। हाँ, और वो इक्वेशन ऐसे बनाते थे, देखो
मान लो ये वाला जंक्शन दिया, तो इस इक्वेशन को बनाने का तरीका भी क्या था, इस जंक्शन पर पोटेंशियल है x और इससे 3 ब्रांचेस बाहर जा रही है। एक ब्रांच टूवर्ड्स 24 गई तो x माइनस 24 डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस प्लस x, दूसरी ब्रांच 0 की तरफ जा रही है माइनस 0 अपॉन 4, और तीसरी ब्रांच 24 माइनस x की तरफ आ रही है तो x माइनस 24 माइनस x, इसमें से ये माइनस कर देंगे x माइनस 24 माइनस x, तो ये हो जाता था 2x माइनस 24 और डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस 6 इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या होता था मुझे, इंडिविजुअल करंट मिल जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, सारे करंट्स आ जाएंगे। चलिए ये तो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। अब ये आपने करंट का क्वेश्चन किया है, मैं सिर्फ ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे से कि करंट वाले चैप्टर्स पढ़ने के बाद हीट ट्रांसफर के चैप्टर भी किए जा सकते हैं। अब इसी जगह पर अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 वायर्स हैं, लेफ्ट साइड मतलब इधर वाली साइड का टेम्परेचर T1 है या 100 डिग्री सेल्सियस से मान लेते हैं, और राइट साइड जो है यहाँ के टेम्परेचर हमारे लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 0। और ये जो वायर है 1 2 3 4 और ये 5, 1 and 2 आइडेंटिकल, 1 and 2 आर आइडेंटिकल, 3 and 4 आर आइडेंटिकल। मान लो ये कहा जाए आपसे मतलब ये कहा जाए कि जो 1 and 2 है उनकी लेंथ, कंडक्टिविटी और एरिया सेम है, 3 and 4 उनकी लेंथ कुछ अलग है, मान लेते हैं 3 और 4 में डिफरेंट लेंथ है, उनकी लेंथ L है, कंडक्टिविटी 2K है और सपोज दैट एरिया भी अलग है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, मतलब वो आइडेंटिकल है। एंड सपोज 5 वाला टोटली डिफरेंट है, उसकी लेंथ 12 है, कंडक्टिविटी K है एंड सपोज एरिया 2A है। ऐसे रैंडमली मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इसको क्या कर सकते हैं, देखो इनको 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 हम 5 रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब इसमें जरा ध्यान देना है, यहाँ जो रेजिस्टेंस होती है उसका मतलब होता है L अपॉन KA, तो L अपॉन KA के हिसाब से 1 और 2 के रेजिस्टेंस को हम R लिख देते हैं, ये R हो गया, ये भी R हो गया। अब अगर इनके रेजिस्टेंस R है तो इनके रेजिस्टेंस को क्या लिखा जाए, R/4, R/4, क्योंकि रेजिस्टेंस L अपॉन K इंटू A है, तो K भी डबल और A भी डबल, तो अगर इनको आप R लिखोगे तो इनको R/4 लिख लीजिए, और मिडिल वाले को क्या लिखे, L डिवाइडेड बाय KA, L अपॉन KA करेंगे तो ये यहाँ पर और यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस आ जाएगी, और ये टेम्परेचर है 100, ये टेम्परेचर भी है 100, ये टेम्परेचर 0, ये टेम्परेचर 0, यहां पर टेम्परेचर x मान लेते हैं। लेट सिमेट्री का रूल, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो अगर इधर 100 माइनस x का डिफरेंस है 100 माइनस x, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर 100 माइनस x हुआ सिमेट्री का यूज करके, और उसके बाद जो काम यहाँ किया था वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, कोई एक जंक्शन पकड़ ली, ये वाली जंक्शन मान लो पकड़ लिया, और इस जंक्शन पे जो टेम्परेचर है यानी कि x माइनस
इससे एक ब्रांच 100 की तरफ, तो x माइनस 100 डिवाइडेड बाई r प्लस x माइनस 0 अपॉन r बाई 4 प्लस x माइनस 100 माइनस x यानी कि 2x माइनस 100 अपॉन r इक्वल टू 0। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ का टेम्परेचर मिल जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ भाई। नो सर। प्रोसेस क्लियर हो गया इसमें सभी को कि करंट, मतलब अभी कुछ रियलाइज हो रहा है कि करंट वाले का यूज करके हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यस सर। ठीक है जी। तो और प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला एचसीबी लगाओ तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो हमने कराया है, लेकिन जब तक खुद से 2-4 क्वेश्चन नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उसके लिए एचसीबी लगा लीजिए। और अभी फिर कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक लेवल पे ही पढ़ा है इसको, ज्यादा और टफ लेवल पर नहीं जा रहे। इसके बाद आते हैं थोड़े से इससे हल्के से हायर साइड पे। तो हीट फ्लो इन स्फेरिकल मीडियम। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हीट फ्लो इन द स्फेरिकल मीडियम कोई बड़ा टास्क नहीं है। और मैं तरीके बता सकता हूँ कैसे याद रखना है इसको। हीट फ्लो इन द स्फेरिकल मीडियम को भी याद कैसे करना है तो बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। देखिए, हमारे पास स्फेरिकल मीडियम है जिसके अंदर वाली रेडियस मान लिया जाए r1 है और बाहर वाली रेडियस r2 है, और ये हमारा मीडियम है, इनके बीच में मीडियम। और इस मीडियम की कंडक्टिविटी दी गई है, मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी K, थर्मल कंडक्टिविटी K। और अंदर वाले साइड का टेम्परेचर और बाहर वाले साइड का जो टेम्परेचर, इनसाइड सपोज T1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, बाहर T2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, एंड T2 इज लेस देन T1। तो नेचुरल सी बात है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा, मतलब हीट का फ्लो स्फीयर की रेडियस की डायरेक्शन में होगा, और इसीलिए इसको रेडियल फ्लो भी कहा जाता है। रेडियल फ्लो इसीलिए नाम देते हो क्योंकि हीट इज फ्लोइंग अलोंग द रेडियस, और ये रेडियली हर तरफ फ्लो करेगा। हीट फ्लो रेडियली हर डायरेक्शन में होगी। कितना हीट पर सेकंड फ्लो होगा ये पूछते हैं आपसे, हीट फ्लोइंग पर सेकंड। देखो, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन मेरा फिर एक बार पर्पस कुछ और है। दो तीन चीजें आपको याद दिलाए पहले तो। रिकॉल करिए स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू, क्योंकि ये सब फॉर्मूले वैसे भी याद होने चाहिए अगर पेपर देने जा रहे हैं तो जितना मेरे को याद है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू R1 R2 डिवाइडेड बाय। भाई ये वैसे भी याद करना पड़ेगा हम लोग को स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक, क्यों मैंने बोला स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करने के लिए, वो बताता हूँ। कैपेसिटेंस के ही चैप्टर में, कैपेसिटेंस के चैप्टर में आप चाहे नोट्स देखना है, एक हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था लीकेज ऑफ कैपेसिटर करके, जो आरसी सर्किट्स के टाइम पर, और उसमें एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि किसी भी कैपेसिटेंस के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट जिसको कि टाइम कांस्टेंट कहा गया है, इसकी वैल्यू डिफाइन की गई थी रो एप्सिलॉन और कैपिटल के। अभी हो सकता ना याद आ रहा हो, लेकिन जब आप लेक्चर खोल के देखोगे या क्लास नोट्स देखोगे तो आरसी सर्किट के टाइम पर ये डिस्कस हुआ था लीकेज ऑफ कैपेसिटर का टॉपिक, जहां पर प्रोडक्ट ऑफ आरसी को रो एप्सिलॉन के कहा गया था, और ये कहा गया था
कि ये सभी तरीके के कैपेसिटेंस के लिए होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी. फॉर एनी कैपेसिटर प्रोडक्ट आरसी इज रो एप्सिलॉन, रो इज द रेजिस्टिविटी, एप्सिलॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू. और ज्यादातर स्टूडेंट्स को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का चैप्टर प्रैक्टिस करते करते उनको ये चीजें याद हो जाती है, मतलब अपने आप याद हो जाती है. तो हम इससे रेजिस्टेंस को भी तो निकाल सकते हैं ना. अगर R इंटू सी का प्रोडक्ट ये है और इट इज फॉर ऑल द थ्री कैपेसिटेंस, ऑल थ्री कैपेसिटेंस, तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं. रो एप्सिलॉन कैपिटल के डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस. ये एक तरीका बता रहा हूं, तरीके और भी है, आपको जो सही लगे वो करिएगा. ये हो जाता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन चले जाते हैं, के और के चले जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, के और के कैंसिल. मैं दो वजह से ही बता रहा हूँ, एक तो रिवीजन हो रहा है मेरा, कुछ फॉर्मूले याद हो रहे हैं, ये आंसर आ जाता है. ये स्फेरिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. हालांकि इसको याद करने का एक तरीका और है. वो तरीका ये है कि रेजिस्टेंस रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया है, रो एल बाई ए है. तो यहां पर जो फ्लो हो रहा है वो कितनी लेंथ में हो रहा है, मतलब लेंथ क्या है जहां पर हीट या करंट फ्लो करेगी, R2 माइनस R1. तो लेंथ की जगह पर आपका R2 माइनस R1. और एरिया रिकॉल करो, इन केस ऑफ स्फीयर, इन केस ऑफ स्फीयर एरिया इज 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा. तो हमने R की जगह R1 R2 कर लिया है. बस ये ऐसे भी लोग, मतलब अब देखो अलग अलग बच्चे, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके उनके अलग अलग टेक्निक से याद करने की. तो एक ये ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐसे याद रख लो, तो फॉर्मूला डिराइव करने से बच जाओगे, टाइम नहीं लगेगा. तो हम डायरेक्टली यहां पर कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस आएगी, बस रो की जगह 1/k करेंगे, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई कैपिटल K टाइम्स 4 पाई R1 R2. और जब रेजिस्टेंस आ गया तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ. भाई मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि हम बहुत बर्डन ना ले जाते हैं, मतलब क्योंकि लास्ट मोमेंट की पढ़ाई में अगर हम बहुत नई चीजें पढ़ेंगे तो वो ऐसे भी याद नहीं है. तो कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि हमको फायदा भी हो और विदाउट एक्स्ट्रा बर्डन हो. ये समझ में आया आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ वाला? यस सर. ये चीज और फिर ये चीज, इससे आप निकाल सकते हो कि स्फीयर में रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा. इवन अगर कोई ये पूछे, जिसके चांसेस हैं कि किसी जनरल डिस्टेंस पे, किसी जनरल रेडियस मान लो x पे, एट एनी जनरल रेडियस x, व्हाट इज द टेम्परेचर. जैसे हमने रॉड के लिए पूछा था, वैसे यहां भी तो पूछ सकते हैं ना, किसी जनरल पॉइंट पर टेम्परेचर की क्या वैल्यू बन रही होगी. तो क्या करेंगे, देखो रेडियस R1 से लेकर के और रेडियस x के बीच में, रेडियस R1 से रेडियस x के बीच में रेट ऑफ हीट फ्लो निकालते हैं बिटवीन R1 एंड x, और वो होगा टेम्परेचर एट R1 माइनस T डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रो, विच इज 1/k, लेंथ x माइनस R1 अपॉन एरिया 4 पाई, रेडियस का स्क्वायर लिखने की बजाय R1 इंटू एक्स कर ले, तो ये हीट हो गई R1 से x के बीच में. और एक R1 से R2 के बीच में देख लो, तो R1 से R2 के बीच में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1/K.
R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई अगेन R1 R2। अब देखो अगर ये याद रहता है कि नहीं रहता है आपको, मतलब याद करने का तरीका सिंपल दिया वैसे, बाकी यस सर। डन। हाँ ठीक है। इसमें मतलब बस इसका ध्यान रखना कि हमको रटना ना पड़े है, हम इसमें नहीं चाहते कि टाइम आपका लगे। ओके, स्फीयर के केस में सपोज कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, और मान लेते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर ये हो सकता है कि भाई इसके अंदर भी मीडियम्स कंबाइंड कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर K1 मीडियम है और यहाँ पर K2 मीडियम है, कॉम्बिनेशन लगा दें, एक मीडियम दूसरा मीडियम, और रेडियस A, B और C, ABC रेडियस है। सबसे अंदर वाला टेम्परेचर T1 है और सबसे बाहर वाला टेम्परेचर T2 है, जो कि लेस देन T1 है। और फिर कोई पूछे कि कितनी हीट फ्लो हो रही होगी इसमें, H, रेट ऑफ हीट फ्लो। अब देखो यहां पर दो चीजें पूछी जा सकती है, व्हाट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, और ये भी पूछ सकते हैं कि इस इंटरमीडिएट पॉइंट पर कितना टेम्परेचर बनेगा, यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा और रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगी, दोनों चीजें पूछी जा सकती है। पहला वाला आंसर देने के लिए, फर्स्ट आंसर H निकालने के लिए, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये दोनों मीडियम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे, तो रेजिस्टेंस फॉर K1 पोर्शन 1 अपॉन कंडक्टिविटी लेंथ B माइनस C अपॉन 4 पाई B इंटू C। ये तो अब याद हो जाएगा ना रेजिस्टेंस निकालने का तरीका स्फीयर के केस में। प्लस दूसरे वाले स्फीयर में 1 अपॉन K2 वहां C माइनस B डिवाइडेड बाय 4 पाई B इंटू C। क्लियर है ये चीज? पहला वाला पॉइंट सीरीज आर इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने, R1 प्लस R2 टोटल टेम्परेचर डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द करंट। और जंक्शन वाला टेम्परेचर निकालने के लिए सेम काम कर देते हैं, ए और बी के बीच का हीट, तो ए और बी के बीच में T1 माइनस T डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1। कुछ गड़बड़ हो गया यार यहाँ पर, ये ए आएगा यहाँ पर, सॉरी ये ए आएगा यार, मिस्टेक हो गया था। और फिर T माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन K2 और C माइनस B अपॉन 4 पाई CB। देखो बताओ अगर समझ में आया। यस सर। ठीक है, बिना याद किए काम चल सकता है, मतलब कि समझ करके सर, बेसिक फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से। और यही तरीका भी है इसको पढ़ने का, लोग स्टूडेंट्स ऐसे ही तैयार करते हैं इन चैप्टर्स को, क्योंकि जब एनालॉग चल रहा है तो हम 2 बार मेहनत क्यों करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। एक आता है सिलेंडर के केस में, स्फेरिकल की बजाय सिलिंड्रिकल। तो उसमें मतलब मेरा एडवाइस ये है कि आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूले याद रख लें या उनको याद करने के तरीके बना लें, ताकि करंट में भी फायदा हो, कैपेसिटेंस में भी फायदा हो और
हीट ट्रांसफर में भी फायदा हो, 3 चैप्टर्स में फायदा हो जाए। सपोज ये सिलेंडर है, इसमें लेंथ L है, इंटरनल रेडियस A और B, अंदर टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस, अगेन लेस देन T1, तो इसमें भी हीट बाहर की तरफ फ्लो होगी। नाउ सेम क्वेश्चन, क्या आंसर बनेगा? तो H मतलब कि हीट पर सेकेंड, मैं बार बार इसको लिख दे रहा हूं, Ohm's law, Ohm's law, it is the temperature difference upon the resistance. Now what is resistance? दो ऑप्शन है, या तो डिराइव करें या फिर याद रखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार डेरिवेशन करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि टाइम वैसे ही कम होता वहां पर। तो मैं इसको क्या करता हूं, उस कंसेप्ट को बार बार यूज कर सकते हैं कि RC इज रो एप्सिलॉन K, मैं इसको यूज कर देता हूं करंट को, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होती है सिलेंडर के केस में, ये वैसे भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस चैप्टर में अगर मान लो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस आ जाए तो वैसे भी आपको याद रखेंगे। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन कैपिटल K इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय log B by A। log B by A। याद वैसे भी करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ कर लोगे तो कैपेसिटेंस में फंस सकते हो जाकर के, क्योंकि पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, ये तीनों NCERT में है। तो इससे हम सिलिंड्रिकल वायर की रेजिस्टेंस याद रख सकते हैं। हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि याद कैसे रख सकते हैं। R इक्वल टू, ये आ जाएगा रो नेचुरल लॉग B अपॉन A डिवाइडेड बाय 2 पाई L, शायद यही आएगा, रो नेचुरल लॉग B बाई A अपॉन 2 पाई L। यस सर। तो वही रेजिस्टेंस देखो, अपॉन रो को 1 अपॉन K किया, नेचुरल लॉग B बाई A किया और डिवाइडेड बाय 2 पाई L कर दिया। तो ये आपका हीट फ्लो आ गया सिलेंडर के केस में। बट इस अप्रोच से मेरे को एडवांटेज सिर्फ दिखता है, मेरे को एडवांटेज ये लगता है टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और हीट, 4 चीजें मेरे को एक कंसेप्ट से समझ में आ रही है, याद हो जाती है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, देखो एक बड़ा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि ग्रोथ ऑफ आइस इन अ लेक, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है फ्रीजिंग ऑफ आइस के ऊपर। वो ये कहते हैं कि किसी लेक में किसी स्पेसिफिक डे पर जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है, मतलब जब विंटर्स स्टार्ट होते हैं और टेम्परेचर रिड्यूस होते होते एक्सट्रीम विंटर्स में बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो जो पानी होता है वो धीरे धीरे फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई आइस नहीं है, 0 आइस है, मतलब जो लेक है उसमें सिर्फ पानी है, उसमें कोई आइस नहीं है, और इस मोमेंट को T इक्वल टू 0 मानते हैं एंड लेट टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है, मतलब हमारे क्लाइमेट सराउंडिंग टेम्परेचर, वो हमारा नेगेटिव में चला गया, अचानक से नेगेटिव आ गया, मतलब -TS डिग्री सेल्सियस पहुंच गया नेगेटिव, क्योंकि तभी उसमें आइस बनना स्टार्ट होती है।
नेगेटिव टेम्परेचर जब हो जाता है तो आइस बनना स्टार्ट हो जाती है, सारा पानी फ्रीज हो जाता है। तो वो ये पूछते हैं कि कुछ टाइम के बाद इसमें ऊपर से आइस बनना स्टार्ट हो जाती है और सपोज x थिकनेस आइस की बन चुकी और बाकी अभी पानी रहता है, मतलब ऑल ऑफ सडन पूरा नहीं बनता ये। तो अगर t सेकेंड्स के बाद x अमाउंट आइस का बना होगा तो x और t में क्या रिलेशन आएगी ये पूछते हैं, मतलब कि एक गिवन टाइम के बाद कितनी आइस बन जाएगी इसमें, थिकनेस ऑफ आइस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये पूछा जाता है, थिकनेस ऑफ आइस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम ये मानते हैं कि t प्लस dt सेकेंड्स, मतलब कुछ और टाइम जब क्रॉस हो गया मेरा t प्लस dt सेकेंड्स, थोड़ी सी आइस और बढ़ गई इसमें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा आइस मोटी होती चली जाएगी और पानी कम होता चला जाएगा। तो आइस थोड़ी सी और आइस बन गई और बाकी अभी वाटर रहेगा। बाहर का टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर माइनस में, -TS डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो आइस होती है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनती है। और कैलोरीमेट्री हमसे ये कहता है कि जब पानी आइस में कन्वर्ट होता है, मतलब ये जो dx पोर्शन है ये dt सेकेंड्स पहले dx पोर्शन में पानी था, जो हमारा dx पोर्शन है ये पानी के फॉर्म में था और dt सेकेंड्स में ये पानी जो है वो आइस में चला गया, वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। कैलोरीमेट्री, कितनी हीट रिलीज हुई होगी, अगर हमारा लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो कुछ तो हीट निकल के जाएगी, क्योंकि मेल्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, फ्रीज करने में हीट निकलती है, उल्टा है। तो पानी जब आइस बनेगा तो हीट निकलेगी, और कितनी हीट निकलेगी वो कैलोरीमेट्री के हिसाब से मास इनटू लेटेंट हीट। मास कितना है, अगर यहाँ पर एरिया ऑफ लेक को कैपिटल ए मान, तो एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और इनटू लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतनी हीट बाहर गई, इतनी हीट निकलती है जब पानी आइस में बनेगा तो ये हीट निकलेगी, बट ये हीट जाएगी कहां पर, तो जो ये हीट निकल के आएगी ना, यहाँ पर हीट जो रिलीज हो रही है, क्योंकि ये 0 है और बाहर लो टेम्परेचर है, तो ये हाई टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर, वाटर आइस बनता है, हीट रिलीज होती है और वो हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। पानी आइस में कन्वर्ट हुआ, इतनी हीट निकली और ये हीट बाहर ट्रांसफर हो गई। तो dQ/dt जो कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कि करंट, ये करंट आ गया, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। ओम्स लॉ कहता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस TS यानी कि TS अपॉन रेजिस्टेंस 1 अपॉन कंडक्टिविटी इनटू दिस लेंथ, जिसमें से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट इज ट्रांसफरिंग, उसकी लेंथ है x, अपॉन एरिया। ये कंडक्टिविटी आइस की होगी, क्योंकि हीट का फ्लो जिस मीडियम से हो रहा है वो मीडियम आइस है, तो कंडक्टिविटी आइस की रखेंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन हमारी बन गई, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो
ये बन जाता है x मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ आइस into temperature of surrounding divided by density into latent heat of fusion into dt. इसको इंटीग्रेट करेंगे, स्टार्टिंग में 0 से t जाएंगे और यहाँ पर 0 से x जाएंगे, और इससे x equals to 2 times of capital K into temperature of surrounding upon rho into latent heat into small t का स्क्वायर रूट, ये बनेगा थिकनेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये भी। और इसमें ऑब्वियसली बाकी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है यार कि क्योंकि ये पैराबोलिक रिलेशन है तो x और t में पैराबोलिक ग्राफ आता है, एक्स स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, तो ये धीरे 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 ऐसे बनता है। मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आइस की थिकनेस लगभग कांस्टेंट हो जाती है, मतलब फर्दर ग्रोथ बंद हो जाती है। मतलब ये ग्रोथ बिगिनिंग में होती है बट कुछ टाइम बाद आइस बनना बंद हो जाती है प्रैक्टिकली, और ये एक्स धीरे धीरे एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जाने लगता है ग्रेजुअली। मतलब कि आइस की ग्रोथ पहले ज्यादा फास्ट होती है और बाद में आइस की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और उसका रीजन भी है आइस बैड कंडक्टर्स में आते हैं। हीट का बैड कंडक्टर है तो हीट निकलने देगा नहीं, और जब तक हीट निकलेगी नहीं तब तक पानी आइस में कन्वर्ट होगा नहीं। तो जितनी मोटी आइस बनती जाएगी फ्रीज होना उतना टफ होता चला जाता है, ग्रोथ कम होती है उसकी। चलिए अच्छा, अब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो बातें पढ़ी थी, और वो ये था कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते थे, मतलब क्या कहना चाह रहे देखो, सपोज यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 था। हम लोगों ने बिगिनिंग में ये स्टार्ट किया था कि T2 को मेंटेन किया गया है और T1 को भी मेंटेन किया गया है, मतलब ये कांस्टेंट है, और ये लेंथ, कंडक्टिविटी और ए। तो इसमें जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो हमारा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय L अपॉन KA। ऑब्वियसली ये भी मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रेट आएगी। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो अगर निकालना होगा, अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर हुई होगी, तो वो उसके लिए इसमें टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये रेट है पर सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम और कर लीजिए, इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, विच इज सेम एज चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, क्योंकि हीट को हम कंपेयर कर रहे हैं चार्ज से, तो चार्ज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इन केस हमारा टेम्परेचर मान लो एक तरफ T1 और एक तरफ T2 है, फॉर एग्जांपल T2 इज 0 डिग्री सेल्सियस या व्हाटएवर, और T1 is 100 degree Celsius, for example, and suppose we are maintaining the 100 degree Celsius temperature, but T2 को vary करते हैं, it varies from 0 degree Celsius to
30 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल इन 4 minutes एंड यूनिफॉर्मली, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया जाए, 4 मिनट्स या 2 मिनट में या किसी भी टाइम में हमने इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज करते जा रहे हैं, एक तरफ मेंटेन कर रहे हैं, एक तरफ चेंज कर रहे हैं। और पूछा जाए कि बताओ कितना हीट फ्लो हुआ यहाँ पर, कितनी हीट गई होगी इस 2 मिनट में, कितनी हीट गई। तो अगर तो टेम्परेचर मेंटेन थे तो आसान है, रेट निकालो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ टेम्परेचर मेंटेन है और एक तरफ का टेम्परेचर बदल रहा है। T1 मेंटेन है, T2 बदल रहा है, तो इसका मतलब रेट बदल रहा होगा, एक वेरिएबल रेट पर हीट जाएगी। और जब रेट मतलब हीट वेरिएबल रेट पे चलेगी तो रेट इनटू टाइम कभी नहीं कर सकते, मतलब रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज रेट कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर हीट फ्लो निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन की जगह इंटीग्रेशन और लिखेंगे T1 विच इज 100 माइनस T2, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अपॉन L अपॉन KA, और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक स्मॉल टाइम dt मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 0 से उस पर्टिकुलर टाइम t तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये प्रोसेस करेंगे। अगर हम T1 या T2 में से किसी एक को भी चेंज कर रहे होंगे, बिकॉज इफ एनी वन चेंजेस रेट इज वेरिएबल, सो दैट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टाइम और उसका इंटीग्रेशन। नाउ T2 की वैल्यू क्या होगी, तो वेयर T2 इक्वल टू T2 को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लाइए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो फंक्शन ऑफ टाइम इस इंफॉर्मेशन से आएगा। 2 मिनट में वो 0 से 30 हो रहा है, यानी कि 120 सेकेंड्स के अंदर अगर वो 0 से 30 पहुंच जाता है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1/4 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा हो। तो फिर T सेकेंड्स में जो वो राइज करेगा वो T/4 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। तो हम T2 को स्मॉल t डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, T2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस आगे का काम हो जाएगा आपका। यस सर। और यही काम तब भी कर लेना जब दोनों तरफ वेरिएबल्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिक रूल समझ लें, अगर आपको समझ आता है तो उसके आगे कुछ नहीं करना होता है, बड़ा सिंपल सा है। अगर T1 और T2 में से कोई बदल रहे, चेंज हो रहे, तो आंसर हो गया कि फिर रेट भी चेंज होगा। जब रेट चेंज होगा तो dt मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करके टोटल हीट निकाल देंगे, एल्स डायरेक्टली टाइम मल्टीप्लाई करके हीट निकाल सकते हो। वैसे तो हीट निकालने का क्वेश्चन पूछते नहीं है, ये हम लोग अपनी तरफ से ऐड ऑन करके चलते हैं कि फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आया तो प्रिपेयर होने चाहिए हम लोग। जो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज सामने दे रहे हैं, इसके बियॉन्ड अगर तो जेई मेंस पूछेगा ना जेई एडवांस पूछेगा। एंड लास्ट जो केस बनता है वो ये कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि इसके ऊपर का अगर लेवल आया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। इसके बियॉन्ड का क्वेश्चन अगर आ भी गया ना तो फिर वो ये मान के चलो कि सभी लोग छोड़ेंगे उसे। एक है सपोज यहाँ पर टेम्परेचर 100, यहाँ पर टेम्परेचर 0, दोनों ही मेंटेन है, लेंथ L,
एरिया ए, बट जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के, सपोज ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मे बी पॉसिबल है कंडक्टिविटी टाइम का फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 ओवर L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। नोटिस करिएगा K एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये पूरी वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गई। ये आपका रेट ऑफ हीट फ्लो है विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो टोटल हीट अगर यहां पर भी निकालनी होगी, हीट का अमाउंट निकालना होगा, तो ये हीट का रेट है, रेट ऑफ हीट विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें dt मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी जितने टाइम के लिए चाहिए उतना इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस पे, कंडक्टिविटी पे। तो या तो टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम होंगे या फिर कंडक्टिविटी फंक्शन ऑफ टाइम होगी। लेंथ और एरिया तो फंक्शन ऑफ टाइम हो नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि टाइम के साथ वायर जो है अपने आप बड़ा होने लगे या फिर वायर अपने आप मोटा होने लगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट कंडक्टिविटीज और टेम्परेचर को फंक्शन ऑफ टाइम किया जा सकता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ हीट फ्लो कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम, और ऐसे में टोटल हीट इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटीज में मे बी कंडक्टिविटी फंक्शन ऑफ पोजीशन है, मतलब यहाँ पर पोजीशन x इक्वल टू 0 है, ये पोजीशन x इक्वल टू L है, और कंडक्टिविटी पोजीशन का फंक्शन है, मतलब कि कंडक्टिविटी वेरिएबल क्वांटिटी होती है बट पोजीशन वाइज। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें पहले आप एक dx एलिमेंट चूज करेंगे और इस dx एलिमेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ dx जिसको dr कह देते हैं, 1 अपॉन कंडक्टिविटी जो कि फंक्शन ऑफ x है, 1 अपॉन k दैट इज फंक्शन ऑफ x इनटू इसकी लेंथ अपॉन एरिया, और रेजिस्टेंस टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dr, मतलब कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से L तक। रेजिस्टेंस आने के बाद रेट ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 अपॉन जो भी इसका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करके लाएंगे उसको डिवाइड कर दीजिए। बस इतने सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। क्या है समझ में ये वाला पॉइंट? यस सर। है ना? नहीं तो अब आपका हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट कंडक्शन से लेकर के, मतलब इजी से लेकर के डिफिकल्ट तक सब कुछ हो चुका है। इसको एक बार रिवाइज करो, अगली वाली क्लास में रेडिएशंस पढ़ोगे आप, थर्मल रेडिएशंस जो होती है, स्टीफेंस लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक थोड़ा सा आपसे ये कहेंगे कि जो 1 मिनट थोड़ा सा कनेक्ट रहना,